भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक नॉर्मल ओडीआई सीरीज के नॉर्मल मैच को देखने गया था, ये अचानक से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का रिकैप आखिर किसने चला दिया। मतलब टीम इंडिया हारी तो हारी, पर न्यूजीलैंड वालों ये हमारे पुराने जख्म कुरेदने की आखिर क्या जरूरत थी। भाई इस मैच में जिस तरीके से रोहित, शुभमन और विराट के डिसमिसल्स हुए, जिस तरीके से फिर चेस में अपोनेंट टीम का बल्लेबाज शतक मार के अपनी टीम को मुकाबला जिता गया, भाई सच कहूं तो हार का दुख एक तरफ, पर ये जो फ्लैशबैक ने ट्रॉमा दिया ये नहीं झेल पा रहा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जरा हम भी तो देखें, हमसे बड़ा इंडियन बैशर कौन पैदा हो गया। अभी ये ट्रेविस का तमाशा तो हम कभी झेलते थे, जो ये सस्ता जॉनी सिंस अलग ही पर्चे काट रहा है भाई। एक्चुअली में कल के मैच में भारत के हालात कुछ वर्ल्ड कप फाइनल जैसे ही थे, अनटिल एंड अनलेस की केएल राहुल आते हैं और अपनी रिडेम्पशन पारी खेलते हैं और अपना 2023 फाइनल का कर्स एक तरीके से खत्म करते हैं शतक के साथ। और लगता है कि इस शतक की वजह से भारतीय टीम का भी रिडेम्पशन होगा और न्यूजीलैंड को हम ये मुकाबला हराएंगे। लेकिन उसके बाद इस सस्ते जॉनी सिंस ने जो हमारी सस्ती पिटाई की है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाशा था। और इसकी वजह से हमारी भारतीय ओडीआई टीम पर जो ऑलरेडी कुछ सवालिया निशान थे, जिन पर मैं लगातार बात कर रहा था जबकि ये टीम जीत रही थी, फिर भी अब उन सवालों की गहराई और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर कैसे राजकोट में न्यूजीलैंड के इस सस्ते जॉनी सिंस ने हमें कूट कूट कर हमारा तमाशा बना दिया और इस हार ने भारतीय टीम को क्या सबक सिखा दिया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। राजकोट में टॉस जीता न्यूजीलैंड ने बोला कि हम चेस करेंगे। शुभमन गिल ने बोला कि हम बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहते थे। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो सच में करना चाहते थे या फिर रोको फैंस का इतना दबाव था कि भाई बैटिंग फर्स्ट कर ले साले, इसकी वजह से हमारे भाइयों के शतक नहीं आ रहे। रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, पर शायद रियलिटी ये फील होती है कि इतना सही डिसीजन भी नहीं होता बैटिंग फर्स्ट करना। पर चलो ये तो छोटू सा क्वेश्चनेबल डिसीजन है, क्योंकि इससे भी बड़े क्वेश्चनेबल डिसीजन टीम मैनेजमेंट लगातार प्लेइंग 11 को पिक करते हुए ले रहा है। अब वाशिंगटन सुंदर ओडीआई और टी20 सीरीज से तो बाहर हो ही चुके थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट पर आयुष बदोनी ओडीआई टीम का हिस्सा बने। क्यों बने मुझे नहीं पता। I mean, जब मैं वाशिंगटन सुंदर का ही रोल टीम में एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूं, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट का रोल तो मैं तुम्हें क्या खाकी एक्सप्लेन करूं। बहुत बार आप लोग को समझाया है कि नंबर 5, 6, 7 आपके वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा कतई नहीं हो सकते आपकी ओडीआई टीम के। तो अभी के लिए फिलहाल इतना कह सकता हूं, मुझे नहीं पता। हालांकि ऐसा नहीं था कि वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी प्लेइंग 11 में आते हैं, बल्कि टीम स्पिन ऑलराउंडर की जगह एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका देती है। वो बात अलग है कि मैच खत्म होते ही हमारे असिस्टेंट कोच ने बोला कि मुझे लगता है कि यार वाशिंगटन सुंदर की कमी खल गई और हमें एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। तो भाई मेरे पहले तो मुझे ये लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा कि नंबर 5, 6 पर आप स्पिन ऑलराउंडर के पीछे इतना क्यों पड़े हो। और अगर इतना पड़े भी हो मेरे भाई, तो फिर तो जब वाशिंगटन अवेलेबल नहीं थे तो आपको अक्षर पटेल की तरफ बिना सोचे समझे देखना चाहिए था ना। और भाई प्लीज अब ये वर्कलोड मैनेजमेंट का चूरण मुझे मत पकड़ाना, क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर का कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट होता है ये मेरी समझ से तो थोड़ा परे है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने अक्षर पटेल को मौका दिया था और वहां पर रविंद्र जडेजा ड्रॉप हुए थे, और फिर न्यूजीलैंड सीरीज में रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं तो अक्षर पटेल टीम का हिस्सा नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आप दोनों में से किसी एक को ही टीम में रखना चाहते हो, और इस बार आपने जडेजा पिक किया है, रेस्ट वाला चूरन नहीं चलेगा। खैर मैच की शुरुआत होती है और सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि भाई इतनी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है कि इस पे तो 400 रन कहीं गए ही नहीं है, इतनी बैटिंग पैराडाइज है कि देखना आते संग ही क्या होगा। और होता यह है कि शुरू के 5 ओवर में भारत के सिर्फ 10 रन होते हैं। काइल जेमसन और जैकरी फॉक्स ने लिटरली हमारे ओपनर्स को पूरी तरीके से बांध रखा था, और इस बार तो रोहित भाई ने भी कह दिया था कि पिछले ओडीआई में साला इंटेंट दिखाने के चक्कर में मैंने गलती कर दी थी, इस बार ये भांग मैं नहीं कर रहा। होगा गिल भाई तू कप्तान, पर मैं भी अपने अंदाज में ही खेलूंगा। हालांकि 5 ओवर के बाद पिच थोड़ी सी सेटल होने लगती है, बल्लेबाज भी पिच को समझने लगते हैं, और उसके बाद अटैकिंग इंटेंट हमारे दोनों ही ओपनर्स निभाते हैं और दोनों के बीच 70 रन की एक अच्छी साझेदारी होती है। लेकिन फिर से हमारे रोहित भाई का वो 20s 30s में इंटेंट दिखा के अपनी विकेट फेंकने वाला एटीट्यूड। क्यों कर रहे हो रोहित भाई, ऐसा काम मत करो, ये जुल्म है हमारे खिलाफ। आप आराम से खेलो, आप शतक लगाओ, क्योंकि जब आप बिग डैडी 100s हमारे लिए लगाते हो ना, तो हम मैच हारते हैं ही नहीं। ये 20-30 रन की इंटेंट की पारियां देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पर एक्चुअली में ओडीआई क्रिकेट में शायद इससे ज्यादा जरूरत इस वक्त आपके बड़े पारियों की है। खैर कोई ये बात समझे या ना समझे, पर हमारी टीम के कप्तान इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि टीम के लिए उतना ही रन बनाना है जितना टीम की जरूरत हो। नहीं ऐसा नहीं है, जितने में उनकी प्लेस टीम में कंफर्म हो जाए। रन उतने ही बनाओ जितने में तुम्हारी टीम में जगह फिक्स रहे। एक्चुअली में तो दोनों मैच में गिल को काफी अच्छे स्टार्ट मिले, लेकिन वही बात है कि वो पारी को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। हालांकि इस पारी में मुझे ज्यादा फ्लुएंट नजर आ रहे थे और डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे आते हुए हमें गिल कैप्टन से एक बड़ी पारी भी देखने को मिलेगी। बट अगेन वो भी 56 पर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हमारे 2 और इंपॉर्टेंट स्तंभ पर सारी जिम्मेदारी आती है। पर इस बार हालात कुछ और थे। गिल के आउट होते ही श्रेयस अय्यर भी कुछ देर में अपनी विकेट गंवा देते हैं, और विराट कोहली जो पिछले लास्ट 7 लिस्टें पारी में लगातार 50+ का स्कोर बना कर आ रहे थे, वो प्ले डाउन हो जाते हैं ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था। और एक्चुअली में ये वो मोमेंट था जब सब लोगों ने रोहित, गिल और कोहली का डिसमिसल को कंबाइन किया
और लगा कि भाई ये लिटरली 2023 का फ्लैशबैक है, ये वो ट्रॉमा है जिसको देखकर भाई मेरी तो फट के चार हो गई। मैंने कहा बंद कर दो ये मैच, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आएंगे केएल राहुल भाई, और खुदा ना खास्ता अगर इस बार उनकी पारी में थोड़ी ऊंच नीच हुई ना तो 2023 वाला तो आज तक लोग माफ़ नहीं करते हैं, इस बार तो छोड़ेंगे ही नहीं। जेन्युइनली बोलूं तो मुझे केएल राहुल को लेकर डर लग रहा था, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनकी काबिलियत पर कोई डाउट था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि उस बंदे को इतनी अननेसेसरी हेट मिलती है कि गलती से भी अगर आज कुछ ऊपर नीचे हुई ना तो सारा ब्लेम एक बार फिर से उस बंदे पर जाएगा। लेकिन इस बार उस बंदे ने अपने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के कर्ज को एंड किया है, एक रिडेम्पशन पारी खेली है, एक ऐसी शतकीय पारी खेली जिसने हमारी टीम को रेस्क्यू जरूर किया। हमारी टीम 118 पर 4 थी और हमारे सारे इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद 284 तक अगर ये टीम पहुंचती है तो उसका क्रेडिट सिर्फ एक खिलाड़ी कमाल लाजवाब डिपेंडेबल राहुल को जाता है, जो फिर से अपनी यूजुअल पोजीशन नंबर 5 पर आते हैं। और ये बात कहते कहते तो अब मैं थक चुका हूं, आपको पता होगा शायद कि अगली लाइन में क्या कहने वाला हूं, केएल राहुल शुड प्ले एट नंबर 5। प्लीज उनकी पोजीशन के साथ छेड़खानी मत करो मेरे भाई, उस बंदे ने अपने आप को हर जगह प्रूफ किया है, ये उस बंदे की काबिलियत है, पर अगर उनका सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है तो वो नंबर 5 की पोजीशन ही है। केएल हमारी टीम में वो खिलाड़ी है कि अगर हमारे ऊपर के बंदे जल्दी आउट हो जाए तो वो कहते हैं कि अब यहां से और विकेट गिरने नहीं दूंगा, और अगर ऊपर से रन आते रहे और ये एज अ फिनिशर आते हैं तो कहते हैं कि एक भी गेंद अब बाउंड्री के पहले रुकने नहीं दूंगा। इस तरीके की काबिलियत अगर किसी खिलाड़ी में आपकी टीम में है तो वो आपकी टीम का हीरा होता है, और केएल राहुल शायद इस वक्त हमारे लिए एग्जैक्टली वही डायमंड है जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। पर भाई मैं तो बीकेएल हूं ना नहीं भाई, आप बिल्कुल बीकेएल हो, पर वो वाले नहीं जो लोग सोच रहे हैं। आप हो बिंदास कमाल लाजवाब राहुल, हमारी टीम के प्राइड। खैर अगर केएल भाई हमारी प्राइड हैं तो जडेजा भाई एक ऐसी साइट है जिनका समझ नहीं आ रहा है अब मुझे। जडेजा इज प्रूविंग अगेन व्हाई ही इज द नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा इन लास्ट 5 ODIs 0 for 66 विद बॉल एंड 32 रन 20 गेंदों पे वर्सेस साउथ अफ्रीका, 0 for 41 7 ओवर में विद बॉल एंड 24 रन 27 गेंदों में वर्सेस साउथ अफ्रीका, 1 विकेट 50 रन देकर विद बॉल एंड बैटिंग नहीं आई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 0 for 56 रन विद बॉल एंड 4 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड देन इस मैच में 0 विकेट विद 44 रन कंसीड किए गेंद के साथ और 44 गेंदें खेली और सिर्फ 27 रन बनाए विद द बैट। हाउ रविंद्र जडेजा इज स्टिल इन आवर टीम और कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जडेजा वर्सेस स्पिन टुडे 33 गेंदें खेली, 15 रन बनाए, जिसमें 18 डॉट थी, 15 सिंगल थे और 0 बाउंड्रीज थी। इनफैक्ट सिंस 2023 इन ओडीआईज जडेजा हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 64 वर्सेस स्पिन, स्पिनर्स के अगेंस्ट 64 का स्ट्राइक रेट है। एंड आप इंडियन कंडीशंस में वन ऑफ द की ऑलराउंडर एंड एज अ फिनिशर खेल रहे हैं हमारी टीम में, नहीं समझ में आ रहा है। रियलिटी तो ये है कि ये आंकड़े देखकर आपके मन में केएल राहुल को लेकर रिस्पेक्ट इसीलिए और बढ़नी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में हमारे इंडियन मैनेजमेंट ने वन ऑफ द वर्स्ट मीडियोक्रिटी लेवल के खिलाड़ी उनके आजू बाजू रखे हैं, और उसके बावजूद भी केएल राहुल पर इतना ओवरबर्डन के बाद परफॉर्मेंस आ रही है, इसके लिए एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर आपकी टीम में पिछले 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिए हैं और 87 रन इन 5 मैचों में बनाए हैं, एंड ही इज स्टिल पार्ट ऑफ योर टीम। और आप क्वेश्चन भी नहीं करते हो, शायद रविंद्र जडेजा इज द ओनली सीनियर प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई सवाल होता ही नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि आप सिर्फ सवाल ना करें, आप उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ लें। एंड इनफैक्ट वही बात है कि इस मैच में अगर आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेले तो वो सेम रोल निभाने नीतीश कुमार रेड्डी आ गए थे, और इनका रोल भी कुछ खास डिफाइंड नजर आया नहीं। अगर वो बॉलिंग में सिर्फ आपके लिए 2 ओवर डाल सकते हैं, बैटिंग में अगर सिर्फ 21 गेंदों में 20 का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो फिर समझ ही नहीं आता ना कि नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए और फिर सिर्फ 2 ओवर डालने के लिए एक खिलाड़ी को आप क्यों यूटिलाइज कर रहे हो। इससे मच बेटर नहीं है, जो बात मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि आप एक प्योर बैटर खिला लो या फिर एक प्योर बॉलर खिला लो, एक स्किल सेट जो एक्चुअली में प्योर स्किल सेट आपको ला कर दे, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है देन द कि आप कहीं के नहीं हो रहे हो। ये तो वही बात है कि 2 नावों में आप पैर पसार रहे हो और पैर आपका फैल जा रहा है और नीचे से सब ले रहे हैं। खैर ये बात अब मैं इतनी बार कह चुका हूं कि अब ये बात भी मुझे बेफिजूल लगती है। बस एट द एंड इतना कह सकता हूं कि शायद हाई टाइम आ चुका है कि आप ये वॉशिंगटन सुंदर, केएल और जडेजा के एक्सपेरिमेंट को खत्म करो। जडेजा की जगह शायद अक्षर पटेल आपकी टीम में विदाउट अ डाउट आने चाहिए, और वॉशिंगटन सुंदर की जगह एक प्योर बैटर, एक प्योर बॉलर या फिर एक प्योर ऑलराउंडर भी खिलाना है तो हार्दिक पांड्या जैसा स्किल सेट वाला खिलाड़ी आपकी टीम में हो, वो ज्यादा सेंस बनाता है। खैर इन सब का तो छोड़ो, लेकिन केएल राहुल की सेंसेशनल शतक की वजह से टीम इंडिया 284 तक पहुंच जाती है, और शायद एक ऐसा टोटल रहता है जिससे देखकर हमारे जहन में ये ख्याल थे कि शायद इन्हें हम डिफेंड करते नजर आएंगे। और इनफैक्ट जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है और उनके दोनों ओपनर्स को हमारे हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा 46 रन पर ही डिसमिस कर देते हैं, तो मुझे
ऐसा लगता है कि फिर से ये मैच भारत ही जीतेगा। I mean, मुझे पता था कि भारत के खिलाफ हर एक मैच की तरह सस्ता जॉनी सिंस हमें पेलेगा, पर मैं सोचा कितना ही पेलेगा। व्हाट एन अमेजिंग नॉक प्लेड बाय डैरेल मिशेल, जिसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया विल यंग और ग्लेन फिलिप्स ने, और इसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने बहुत ही कंफर्टेबली इस टोटल को चेस किया। और इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में तो हमारी गेंदबाजी पूरी तरीके से क्लूलेस नजर आई। गेंदबाजी पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि मोहम्मद शामी कहां है। मोहम्मद सिराज की आपने वापसी करा दी। अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर, पिछले मैच में मैंने बात की थी अभी, भले भारत मुकाबला जीत गया था, पर मैंने कहा कि लेफ्ट आर्म पेसर की वेरिएशन की आपको जरूरत है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा सच में आपको चाहिए? क्या वहां पर अर्शदीप आपके लिए ज्यादा बेटर विकल्प नहीं होंगे? इन सभी चीजों पर हमने सवाल उठाए हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और शायद इस हार ने इस चीज को और भी ज्यादा क्लैरिटी दी है। न्यूजीलैंड को बहुत अच्छे से पता था कि कुलदीप इस टीम के मेन स्पिनर है, और अगर उन्हें हमने आड़े हाथ ले लिया तो भाई ये टीम बैकफुट पर जाएगी, और एग्जैक्टली यही हुआ। हमने कैचेस भी छोड़े, कप्तानी पर भी सवाल है, पर रियलिटी यह है कि गंजू अंकल ने भाई हमारी रिलाई कर दी और गतके की है। डैरेल मिशेल लास्ट 6 ओडीआई स्कोर 78 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड, 56 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड, 44 वर्सेस इंग्लैंड, 119 वर्सेस वेस्ट इंडीज, 84 वर्सेस इंडिया, एंड नाउ 131 वर्सेस इंडिया। इनफैक्ट यही आंकड़े अगर आप इंडिया के खिलाफ देखो तो वो तो अलग ही कहानी है। लास्ट 4 ओडीआई स्कोर्स वर्सेस इंडिया इन इंडिया 130, 134, 84 और 131 की नाबाद पारी, जिसकी वजह से ना सिर्फ केवल ये मुकाबला जीती है न्यूजीलैंड, बल्कि 7 सालों के बाद भारतीय सरजमी पर एक ओडीआई मैच जीते हैं, और ये हिस्ट्री क्रिएट करने के करीब पहुंच चुके हैं कि अगर तीसरे ओडीआई में जाते हुए उन्होंने हमें हरा दिया तो पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड एक ओडीआई सीरीज जीते। और जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से याद रखना कि ये न्यूजीलैंड की ए नहीं, बी नहीं, ये शायद सी क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी की टीम है, और वो आकर हमें हमारी ही सरजमी पर मुकाबला हरा रही है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हम अपने बेस्ट स्क्वाड पिक कर रहे हैं। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अब वैसे भी राजकोट में भारत के आंकड़े खराब ही थे और इस हार की वजह से और भी ज्यादा खराब हो गए, पर अगर आप इनिंग्स प्रोग्रेशन कंपैरिजन देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भारत ये मैच हारा कहां। एक्चुअली में शुरू के 20 ओवर में दोनों टीमों के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर इंडियन टीम ने डोमिनेट किया था, लेकिन जो मिडिल ओवर का फेज था, जो 21 से 40 ओवर का फेज था, वहां पर इंडियन टीम में अच्छा खासा कोलैप्स देखने को मिला, हमारा रन रेट भी डाउन हुआ। तो वहीं पर न्यूजीलैंड टीम ने पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल किया था, और चेज में जब आप मिडिल ओवर्स के फेज में विकेट नहीं चटकाएंगे या फिर एज अ बैटिंग यूनिट आप अपनी विकेट नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे, और न्यूजीलैंड उसी पोजीशन में थी और आसानी से इस मुकाबले को जीत गई। अब इस मैच का मुजरिम ढूंढने जाओगे तो बहुत सी चीजें नजर आएंगी, फिर चाहे वो हमारा टॉप ऑर्डर का बैटिंग कोलैप्स हो, या फिर हमारे कैचेस ड्रॉप हो, या फिर मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की इनकैपेबिलिटी हो। पर मैं आपको 3 ऐसी रूट कॉज प्रॉब्लम बताता हूं जिसका शायद इस मैच के रिजल्ट से कोई लेना देना ना हो, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में यही आपके लिए दिक्कत है, और इसी दिक्कत का रिजल्ट आया था कि आज आप ये मैच हारे हो। उसमें सबसे पहला आता है ये ऑलराउंड एक्सपेरिमेंट जो आप नंबर 5, 6, 7 पर कर रहे हो। मैं इसे कहते कहते थक चुका हूं, इसे भैया बंद कर दो। फिर चाहे इसके पहले वो वॉशिंगटन सुंदर रहे हो, रविंद्र जडेजा रहे हो, और अब रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी। आप नीतीश को एज ऑलराउंडर ले आ रहे हो, पर वो 2 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बैटिंग नंबर 7 पर कर रहे हैं, ना यहां ना वहां, तो ये चीजें सेंस नहीं बनाती। अर्शदीप सिंह आपकी टीम में क्यों नहीं है, इसका कोई लॉजिक अभी भी समझ में नहीं आता, जब आप सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित को खिला रहे हो, पर अर्शदीप को जगह नहीं मिलती है, जबकि रियलिटी यह है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और प्लीज वर्कलोड मैनेजमेंट की बात मत करना, क्योंकि हर्षित राणा भी आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और स्टिल वो लगातार सारे मैच खेल रहे हैं। और नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल कि जिन सीनियर प्लेयर्स के आप पीछे पड़े हो, यानी कि रोको, शायद उनको छोड़कर आपका फोकस रविंद्र जडेजा पर होना चाहिए, और उनके करियर को लेकर फैसले लेने का समय शायद आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर शायद उनकी रोल क्लैरिटी और उनकी परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है कि या तो वो बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म कर दें, वरना शायद आपको हार्श कॉल लेनी चाहिए। दिस इज वॉट आई फील। हालांकि आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के इस हार का मुजरिम कौन था, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।